Very well, welcome to all of you to Self Selection Board of One Sip Towards Your Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम चैप्टर करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर की खास बात है ये सबसे आसान चैप्टर, इससे आसान चैप्टर ही नहीं है। और मैं वादा कर रहा हूं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो भी बहुत आसान मिलेंगे। ठीक है, जो बच्चे भैया पेड बैच में हैं उनको एक और वीडियो इसमें एक्स्ट्रा मिलेगी, वो मिलेगी क्वेश्चंस की। समझो मेरी बात? तो इस वीडियो को देखने के बाद इसके क्वेश्चंस वाले जरूर देखें, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया पहली चीज है कि मेटल की खास बात क्या होती है, वो होता है चमकीला। समझो, कोई भी मेटल जो होता है वो चमकीला होता है और अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं लस्ट्रस। ठीक है ना, आप लस समझते हो आपकी हवस, ठीक है ना, पर भैया लस्ट्रस में अगर OUS बना दें, समझो मेरी बात, OUS वर्ड लगा दे तो उसका मतलब जाता है चमकीला। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है मेलिबिलिटी। क्या वर्ड है? मेलिबिलिटी। एबिलिटी मतलब होती है क्षमता, मेलेबल वर्ड का मतलब होता है शीट में कन्वर्ट होने की क्षमता। अगर आप लोहे को मारे पीटे फूटे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एक प्यारा सा एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉइल। क्या है एग्जांपल में जान? एल्यूमिनियम फॉइल। वेरी गुड। नाउ अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा अच्छी तरह से शीट में आसानी से कन्वर्ट होने वाला मेटल कौन सा है, तो वो है मेरे बच्चे गोल्ड एंड सिल्वर। समझो, आपने चांदी की परत तो अपनी मिठाइयों में भी खाई होगी, ठीक है ना, और गोल्ड की भी आपने कुछ जगह मिठाइयों में देखी होगी। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर सबसे आसानी से शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी बात आती है डक्टिलिटी, मतलब वायर में कन्वर्ट होने की काबिलियत। ये भी मेटल्स में होती है, ठीक है, ये भी मेटल्स में होती है। नाउ इसके बाद जरा हम समझें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। उसने कहा कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे ना, क्या कह रहा है वो, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लोगे तो वो 2 किलोमीटर तक की लंबी वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ए लस्ट्रस, बी मेलिबिलिटी, थर्ड डक्टिलिटी और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो बताइए आंसर क्या होगा? जी सर, डक्टिलिटी। वायर में किसी भी मेटल की कन्वर्ट होने की काबिलियत को हम डक्टिलिटी कहते हैं। वेरी गुड। अब जरा यहां पर एक बात और देखिए, जो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि वो शेप्स की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। मेलिबिलिटी की चीज के लिए था बेटा कि वो शीट में कन्वर्ट होता है, और डक्टिलिटी मेरे लाल किस वजह से था? वायर की, वायर में आसानी से किसी चीज को कन्वर्ट करने को हम डक्टिलिटी कहते हैं। नाउ लेट्स गो टू वन मोर थिंग। अगर कोई भी लोहे का सामान जमीन पे गिरता है या कोई भी मेटल का सामान जमीन पे गिरेगा तो उसमें आवाज आती है, और आवाज आने को कहते हैं सोनरस। क्या कहते हैं? सोनरस। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है। और अगर आपको सबसे हाई पिच वाली, मतलब जैसे लड़की की आवाज होती है ना हाई पिच वाली, वैसी आवाज किसी मेटल से सुननी है तो एल्यूमिनियम से आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है ना, बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते जरा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समझते जरा। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना मेटल्स का, बहुत हाई होता है। भाई एक बात बताओ, आप जो बर्तन यूज करते हो वो मेटल के तो होते हैं? हाँ सर है। ऐसा तो है नहीं कि गैस पे रखा और वो पिघल गए, नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। अगर एक मेटल को पिघलाना है ना तो मिनिमम 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होगा, तब जाके एक लोहा जाके पिघलेगा, अदरवाइज वो आसानी से नहीं पिघलता है। तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है एक मेटल का। ठीक है, दूसरा, सभी मेटल एक बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, चीज के, बिजली के। कि भैया अगर कोई तार, बिजली का तार इसमें गिर गया और किसी ने बाहर से छू लिया तो वो करंट से मरेगा ही मरेगा। क्लियर है? अगला देखो भैया, ध्यान सुनना मेरी बात। वो ये कहता है कि अगर आपको कभी भी बिजली का तार बनाना हो तो या तो चांदी का बनाइए या कॉपर का, सबसे बढ़िया बिजली वहीं से पास होती है। और अगर आपको वर्स मेटल लेने हैं जिनकी सबसे घटिया है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी, तो है लेड और मरकरी। ये सबसे घटिया है, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग, ऐसे आया मेरे लाल, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताने के लिए आप बताइए इनमें से कौन सा अच्छा है। ठीक है ना, तो ये ऐसे आता है। चलिए यहां तक की बात आपकी हो गई। ठीक है, सो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने लस्ट्रस पढ़ लिया,
मतलब क्या था, शाइनिंग। ठीक है, मेलेबिलिटी पढ़ लिया जिसमें शीट कन्वर्ट करने का, डक्टिलिटी पढ़ लिया जिसमें फायर करने की काबिलियत थी, सोनस कर लिया जिसमें साउंड की थी। अब आपको गुड कंडक्टर पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, अब जो नॉन मेटल होते हैं एकदम इसके उल्टे होते हैं, ना तो चमकीले होते हैं, ना ही शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ना ही वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ना ही सोनस होते हैं, ना ही अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब जरा एक बात और देखिए, यहाँ पर ना कुछ एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। जैसे एक मेटल होता है ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन एक ऐसा मेटल होता है, एक सेकेंड जरा मैं, हाँ सॉरी, ब्रोमीन जो अपना नॉन मेटल है, कलर भूल गया मैं, ब्रोमीन जो अपना नॉन मेटल है, तो भाई उसकी खास बात क्या है कि जैसे मेटल्स के अंदर क्या होता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, वैसे ही नॉन मेटल्स के अंदर ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान रखना है बात। दूसरी बात, एक और एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना, जो कि कार्बन का बना होता है, वो भी एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि ज्यादातर सभी नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे देखिए, आयोडीन, नमक। ठीक है, वैसे तो नॉन मेटल चमकता नहीं है, पर एकमात्र नॉन मेटल जो चमकता है उसका नाम क्या है, आयोडीन। अगला देखो, अगला है मरकरी। मरकरी क्या है आपका मेटल के केस में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे नॉन मेटल में ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो मरकरी किसमें है, मेटल के अंदर। बिल्कुल सही बात। अब कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुछ मेटल्स को ना कहा जाता है कि वो मेटल तो है पर वो इतने सॉफ्ट हैं कि केक जैसे काटते हैं हम। क्या कह रहे हैं हम, जैसे हम केक काटते हैं वैसे काट सकते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतने सॉफ्ट मेटल हैं। ये एक्सेप्शन है अपने आप में, इतने सॉफ्ट मेटल हैं कि अगर आप केक वाली जो होती है ना, जो आपकी बटर नाइफ होता है, बटर नाइफ दे रहे हैं आप लोगों ने, बटर नाइफ बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता, कुछ ऐसा दिखता है इस तरह से। ठीक है, तो बटर नाइफ या किसी भी चाकू से वो आराम से काटा जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, और इनको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं मेरे लाल, एल्कली मेटल्स। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई होगी। तो अब जरा एक और देखो, एक ऐसा नॉन मेटल जो दुनिया का सबसे हार्ड है, कि अगर उसे तोड़ना है तो वही लगेगा। मतलब कि अगर डायमंड को तोड़ना है तो आपको डायमंड ही लगेगा। आप ना लोहे से तोड़ सकते हो, ना लेजर से तोड़ सकते हो, किसी चीज से नहीं तोड़ सकते हो। तो डायमंड ही डायमंड को काट सकता है, और ये एक नॉन मेटल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि नॉर्मली तो हमने सुना है कि जो मेटल्स होते हैं, हमने क्या सुना है, जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और उनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है ना। तो भैया नॉन मेटल्स का क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। भाई यही तो बात हो गई। अगर मेटल्स का आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो नॉन मेटल्स का उल्टा होगा, यही रूल है। बट एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, वो है डायमंड। डायमंड ये कहता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है और मेरा मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। सेम वे मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम। ये चार एक ऐसे मेटल हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होगे छोटे एक्सेप्शंस है, और ये एक्सेप्शंस ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हो गई। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा, चल तो अब जरा हम कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखो, अगर मेटल का ऑक्सीजन से मुलाकात करा दें, अगर मेटल की ऑक्सीजन से मुलाकात करा दें तो मेटल ऑक्साइड मिलाता है, मतलब बनता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कॉपर था, ऑक्सीजन से मिलाया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझने वाली बात है, जब मेटल ऑक्साइड बन जाता है नेचर में, ठीक है ना, तो मेटल ऑक्साइड अपने आप में बेसिक इन नेचर कहलाया जाता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया है, तो क्या बन जाता है, बेसिक इन नेचर बन जाता है। बट
कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड का काम भी करते हैं और बेस का काम भी करते हैं, और उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फो वर्ड का मतलब होता है डुअल, मतलब जिसमें दो क्षमताएं हो, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। जो जिंक ऑक्साइड है वो भी एसिड की तरह एक्ट करता है, और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी आपका एसिड की तरह काम करता है। मतलब सॉरी, मैं गलत बोल गया क्या? नहीं 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 नहीं, सही बोला सही बोला सही। दोबारा बोल देता हूं एक बार, ठीक है ना। देखो, जिंक ऑक्साइड भी आपका एसिड बेस की तरह काम कर सकता है, और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिड बेस की तरह काम कर सकता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात बोली मैंने आपके लिए, ठीक है। चलो, अब हमने ये बात बताया कि अगर हम मेटल को एयर से रिएक्ट कर रहे थे, मेरी बात ध्यान सुनो, मेटल को हम एयर से रिएक्ट कर रहे थे तो क्या बना रहा था मेरे लाल? मेटल ऑक्साइड बना रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। नाउ अब आपको एक बात समझना है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं। उस लेयर से क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन बन जाती है कि और ऑक्सीजन आके से रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, जब मैग्नीशियम O2 से रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है, क्लियर है। और MgO की लेयर और रिएक्शन होने नहीं देती, ठीक है ना। इसमें एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ जब आप ऐसे करते हैं तो Al2O3 की लेयर बना लेता है, तो ऊपर से तो काला दिखता है पर वो अंदर से खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये खास बात है, ठीक है। चलिए, अब ये भैया एक सवाल है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, वैसे तो मैंने बहुत पहले भी कराया है कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स में ना ऐसा होता है, अपनी बीवी किसी को पसंद नहीं होती। मेटल्स नॉन मेटल में ऐसा होता है कि अपनी बीवी किसी को पसंद नहीं होती, दूसरी की बीवी पसंद होती है। तो क्या करते हैं ये लोग हरामी कि इन्होंने अपनी पावर रैंकिंग कर दी, कह दिया है कि सबसे ज्यादा जो ताकतवर है, किंग है, वो पोटेशियम है। अगर पोटेशियम को अगर कॉपर की बीवी पसंद आ गई तो कॉपर की बीवी ले जाएगा, सोडियम को मरकरी की बीवी पसंद आ गई तो ले जाएगा, ठीक है ना। पर सोडियम का बाप कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम इज द किंग। और इस पूरी सीरीज को याद करने का एक तरीका है, प्लीज से पोटेशियम, एस से सोडियम। स्टॉप, देखो मैं ऐसा करूं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर माइनस सेव गोल्ड पिट, ठीक है ना। ये एक लाइन है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक। अदरवाइज देखो, मैंने ऐसे याद कैसे कर रखा है, मुझे ऐसे याद नहीं है, मैंने ऐसे याद कर लिया है कि देखो ये जो तीन है ना, ये तीन अगर पानी में डाल दो तो ये बॉम्ब की तरह फटता है, ये फुलझड़ी की तरह फटता है, और ये पानी में बुलबुले देता है, बुलबुले। ये आपको पता होगा। मैग्नीशियम क्या है? इसके ऊपर लेयर जम जाती है, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है। कार्बन एस रिएक्ट करेगा, मतलब थोड़ा बहुत ही करता है, ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करता। जिंक, आयरन, टिन, लेड ये काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बन जाता है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ग्रीन हो जाता है, मरकरी के साथ ऑक्सीजन मैंने मिलता हुआ देखा नहीं वैसे तो, ठीक है ना। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनमें कुछ ताकत नहीं होती, ना मरकरी, ना सिल्वर, ना गोल्ड, ना प्लेटिनियम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते। तो मुझे ऐसे ऐसे याद हो रखा है। दोबारा बोलता हूं, मैंने कैसे याद किया है? मैंने याद किया लॉजिक से कि सबसे पहले हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पानी में डूबते ही फटफटा जाते हैं या डूब जाते हैं, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम काले हो जाते हैं, कार्बन, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, यहां तक की सीरीज में ये सब के सब ब्लैक हो जाते हैं। हाइड्रोजन से लेके यहां तक ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते, हवा से रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। इनमें ताकत ही नहीं होती, क्लियर है। वही सुनील ग्रोवर की लाइन है ना, जो अपनी बीवी के लिए कहता है, उसकी बीवी जो औरत बनता है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, ये वही हाल है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम ये लड़ने की काबिलियत नहीं रखते, बहुत ही कम ताकत होती है इनका, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें जरा इंटरेस्टिंग समझते हैं जरा, और हम आगे समझेंगे। देखो, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास पोटेशियम और सोडियम है, ठीक है ना। क्या कह रहा हूं मैं? पोटेशियम और सोडियम है। तो अभी मैंने आपको 2 वर्ड पहले बताया कि उस पोटेशियम सोडियम को अगर आपने पानी में गिर दिया या ऑक्सीजन के रिएक्शन में आ गया तो बम की तरह फटेगा। अगर तो ये बम की तरह ना फटे तो इसे केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, इससे इसका वाटर का या एयर का इससे कांटेक्ट ही ना हो, वरना ये बम की तरह फट जाते हैं,
क्लियर है? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। बात ध्यान सुनिएगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं। अभी 2 मिनट पहले बताई थी मैंने आपको, याद आ रहा है? ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि यहां पर ये लोग परत बना लेते हैं, ये लेयर बना लेते हैं, लेयर, ठीक है ना, तो ये और खराब नहीं होते। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला देखो, आयरन डोंट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन को जलाया नहीं जा सकता, मेरी बात सुनो, आयरन को जलाया नहीं जा सकता, पर अगर आप आयरन के छोटे छोटे हिस्से कर दो या आयरन को पाउडर फॉर्म में बना दो तो उसको बहुत आसानी से जलाया जा सकता है। और जब वो जलता है ना तो ऐसा लगता है फुलझड़ी जल रही है। क्या कह रहा हूं जान? वो फुलझड़ी की तरह जलता है, ऐसा लगता है। दोबारा बोलता हूं, आप लोहे को नहीं जला सकते, कोई तरीका नहीं आप लोहे को जला दो, पर अगर आप उसी लोहे को पाउडर फॉर्म में बना दो, ठीक है, तो आप उसे फुलझड़ी की तरह जला सकते हो, फुलझड़ी जैसा स्पार्क महसूस होंगे आपको। क्या ये खास बात है आयरन। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर ऑल्सो डू नॉट बर्न ऑन हीट। कॉपर को भी ऑन हीट जलाया नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? अगर आप कॉपर को गर्म करोगे तो वो काला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप कॉपर को गर्म भी करोगे तो वो काला हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसकी खास बात क्या है कि ये एक ऐसा मेटल है जो फर्दर रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना, और ये जलता भी नहीं है। अगर आप इस कॉपर का पाउडर भी बना दोगे तो भी वो पाउडर काला हो जाएगा, जलेगा नहीं। तो कॉपर की खास बात है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पर इसे जलाया नहीं जा सकता। वहीं आयरन के साथ क्या था, क्योंकि अगर आयरन का पाउडर बना दो तो उसे जलाया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं सिल्वर गोल्ड। सिल्वर गोल्ड की एक खास बात है कि ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर एक बार को झेल जाते हैं, और ये सालों साल अगर समुद्र में गिर जाएं तो इन्हें कुछ नहीं होगा, ना ये गलेंगे ना ये खराब होंगे, कुछ नहीं। इसलिए जो शिप्स होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं उनमें सोना हमें आज भी मिल जाता है। यार पुराना सोना पड़ा था, अब वो सोना अभी तक खराब नहीं हुआ। पानी से गोल्ड और सिल्वर को कुछ भी नहीं होता, ना ही टेम्परेचर से, ठीक है। चलिए अब आता है मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर मान लीजिए, पहले हमने बात की, अगर मेटल ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। पर अगर मेटल वाटर से मिलेगा तो वो मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और रिलीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मेटल वाटर से मिलेगा तो ये क्या मिलाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस H2 गैस देगा। बट मान लो पहले से ही मेटल से ऑक्सीजन की मुलाकात हो जाए तो वो मेटल ऑक्साइड तो बना ही देगा। फिर यही मेटल ऑक्साइड पानी से अगर मिल जाए तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। सर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, इतनी खतरनाक खतरनाक रिएक्शन बता रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं आपको सब समझाता। पहली बात तो आपको ये बात समझनी है कि अगर मान लो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, इसको अगर पानी में डाला या पानी से रिएक्ट करवाया तो ध्यान रखना इससे हीट महसूस होगी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम सोडियम पानी में जाके फट जाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा एक इसका प्रूफ है कि मेटल गर्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिखा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो गलती हुई। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से अगर हम मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, प्लस हीट जनरेट होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। अब जैसे एक और लेते हैं, आपके सामने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। क्लियर है? प्लस हीट, हीट भी आ गई। बट इस पूरी कहानी में एक एक्सेप्शन है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये कहता है कि अगर तुमने मुझे पानी से रिएक्ट कराया भी, क्या कह रहा हूं मैं, अगर तुमने पानी से रिएक्ट कराया ठंडे पानी से तो मुझे कुछ नहीं होगा, पर अगर तुमने गलती से भी मुझे गर्म पानी में डाल दिया तो मैं रिएक्ट कर जाऊंगा। ये एक्सेप्शन है। MgO प्लस H2O गिव MgOH2 प्लस 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 कह रहा हूं प्लस
ओके, प्लस H2 प्लस हीट, गर्मी 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 गर्मी। कंडीशन क्या है, वो गर्म पानी से मिलना चाहिए। क्या कह रहा हूं मेरे लाल, गर्म पानी से, ठीक है ना। चलिए और कुछ बातें देखिए, इंटरेस्टिंग बहुत ध्यान सुनना। चैप्टर में ना बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम, दोबारा बोलो बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ठीक है ना, पानी में डाला तो कुछ समय के लिए वो तैरने लगेंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मान लो ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने आपको कैल्शियम डाला, चौक डाली, चौक फॉर एग्जांपल चौक, ठीक है ना, तो उस पे बबल्स आ जाएंगे। आपने देखा भी होगा चौक पे बबल आ जाएंगे। बबल आने के कारण से वो पानी में तैरने लगेगा। ठीक है, और वो बबल किस चीज के होंगे, हाइड्रोजन गैस के। किस चीज के होंगे मेरे बच्चे, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, इस बात को याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन बनाऊं, CaH2O गिव्स CaO प्लस H2, तो कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर कौन चिपक जाएगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जाके चिपक जाएंगे। ये सिर्फ दो के साथ ही होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, और किसी के साथ नहीं हो। अब तीन भाई बचे हैं हमारे, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक की एक खास बात है, तुम उसे पानी में डालो या हॉट वाटर में डालो, इमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा। क्या कह रहा हूं, इमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा, स्लो रिएक्शन होगा। क्या कह रहा हूं, स्लोली स्लोली होगा, और बहुत स्लो होगा, मतलब काफी टाइम लग जाएगा। आपने पानी में अगर लोहा डाल दोगे तो काफी समय बाद जाके वो गल के खत्म हो जाएगा। तो ये आयरन भाई साहब जब जाएंगे पानी में, मान लो आयरन ऑक्साइड है, H2O में जाएंगे, तो ये FeOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे, पर बहुत धीरे धीरे स्लोली 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 देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा। अब आते हैं केमिकल रिएक्ट विद एसिड। क्या कह रहा हूं, केमिकल रिएक्ट विद एसिड। मान लो एक कंसंट्रेटेड एसिड है और एक डाइल्यूट एसिड है, तो मुझे बताएंगे कि क्या होगा। क्या बात है, न्यूट्रलाइज होगी रिएक्शन, नहीं होगी, जल्दी सोच के बताओ, होगी नहीं होगी। देखो पहली बात तो आपको ना इस चक्कर में नहीं जाना, आपको सिंपल इतना समझना है कि मेटल है, ठीक है, और उसको डाइल्यूट एसिड में डाल दिया तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। क्या कह रहा हूं, अगर आप किसी मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड में डाल दे रहे हो तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। अब सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल में देखो, मैग्नीशियम HCl MgCl2 प्लस H2। ठीक है, अब इसमें एक और करते हैं, MgO प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2, तो भी ये रिएक्शन बैठता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, इसमें H2O भी आएगा जहां तक मेरे हिसाब से। ठीक है, सो ये रिएक्शन की खास बात ये है कि जो ये बीच वाला एक चीज बननी है ना, इसे हम कहते हैं सॉल्ट, और ये अंतरलाप बदली कर रहा है। आपको याद है अदला बदली क्यों कर रहा है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी। देखो ये कौन सा है, मैग्नीशियम, ये कौन सा, हाइड्रोजन, तो ये अदला बदली इसलिए कर रहे हैं। देखो तुम सही रास्ता, बहुत ही रंदा गाते हैं, बता दिया, अगर हमारे गाना सुने ना कान फाड़ देंगे हम तुम्हारा। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर है, हाइड्रोजन जो ऊपर वाला है वो ताकतवर है, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की ताकतें छीन ली। मतलब देखो मैग्नीशियम लिखा हुआ था प्लस HCl लिखा हुआ था, तो मैग्नीशियम क्या है, राजा है, तो उसने इसकी बीवी को छीन लिया और बना MgCl2। क्लियर है, ये खेत था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बस बोलना ये चाह रहा है कि अगर एक सेकेंड, हाँ, मैग्नीशियम ऑफ एसिड अगर मिलेंगे तो सॉल्ट मिलेगा। ठीक है ना, चलिए यहां तक की कहानी हो गई। अब देखो एल्यूमिनियम की बात सुनिए। एल्यूमिनियम के साथ क्या है कि एल्यूमिनियम के साथ आप जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑफ हाइड्रोजन गैस डालता है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप एल्यूमिनियम के साथ HCl को मिलाएंगे तो रिएक्शन देगा, और रिएक्शन कैसे देगा, AlCl, अरे मैं एल्यूमिनियम की वैल्यू भूल गया, एल्यूमिनियम की वैल्यू 3 होगी ना, Al2Cl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी भूल गया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बता दो, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो, कहीं तो लिखा होगा। हाँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, AlCl3 बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पर AlCl3 बन जाएगा आपका, प्लस H2 गैस बन जाएगी।
ये खेल हो जाएगा आपका। ठीक है, जिंक के साथ है, देखो अगर आप बेसिक बात समझ गए होगे तो हर एक के साथ यही हो रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मेरे लाल, मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड भी एसिड से रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक का काम करते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक का काम करते हैं। क्लियर है? चलो यहां तक की बात आ गई समझ में। अब आते हैं बढ़िया चीज में। बढ़िया चीज क्या है, देखिए एक चीज होती है नाइट्रिक एसिड, पता है आपको, HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड। अब इसकी खास बात क्या है, ये जो नाइट्रिक एसिड है जब मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये खास बात है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, पर हम कह रहे हैं H2 नहीं बनाएगा। अब H2 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसका कारण ये है, जो हाइड्रोजन होता है ना पानी के अंदर, है ना, वो सब कुछ वो पूरा का पूरा एसिड निचोड़ लेता है। ठीक है, अब अगर आप मैग्नीशियम या मैग्नीज का केस लोगे, मेरी बात ध्यान सुनो, भी 2 वर्ड बाद दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये अपने आप में एक्सेप्शन है कि अगर वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, अगर वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस देगा। सर मुझे ना कंफ्यूजन बहुत हो रहा है बेटा, मैं सब कुछ बताता हूं। देख, एक ऐसा एसिड है जिसका नाम है HNO3। क्या नाम है? HNO3। तो वो ये कहता है कि मैं ऐसा एसिड हूं और किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होने दूंगा। मतलब सर जैसे जिंक था, जिंक में आप HCl हटा के HNO3 डाल दो, क्लियर है, तो मैं सॉल्ट तो बनने दूंगा पर मैं H2 को नहीं बनने दूंगा। H2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? HNO3 की खास बात ये होती है कि वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है पहले ही। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। जैसे इसमें लिखा है नाइट्रिक एसिड जो है बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, मतलब हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखता है, वो किसी को देता नहीं है। रिएक्ट करने के बाद भी वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर देता। ठीक है ना, तो ये इसकी खास बात होती है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है तो H2 गैस नहीं प्रोड्यूस होगी। और उसमें एक छोटा सा एक एक्सेप्शन बेबी है, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम या मैग्नीज, वो दोनों ये बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ हम H2 प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर तुमसे पूछे नाइट्रिक एसिड ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन को अपने अंदर ही और वो रिलीज नहीं करने देता। और इस चीज को टेक्निकल भाषा में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो कि हाइड्रोजन को रिलीज नहीं होने देता है। क्लियर है? चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्वा रीजा, इसे कहते हैं रॉयल वाटर। क्या कहते हैं मेरे लाल? रॉयल वाटर। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये HCl नाम का एक एसिड होता है और उसमें ना ये HNO3 भी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? HNO3। गंदी हैंडराइटिंग है कट्टी। HCl में क्या डाल देते हैं मेरे लाल? HNO3। और जब ये HNO3 दोनों को मिलाते हैं तो रेशियो होता है 3:1। ठीक है, ये मतलब 3 लीटर HCl में 1 लीटर HNO3 मिला देते हैं। अगर आपने ये दोनों एसिड मिला दिए और इसमें अगर गोल्ड डाला तो गोल्ड इस पानी के अंदर घुल जाएगा। गोल्ड इस पानी के अंदर घुल जाएगा, ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, जब मान लो गोल्ड काला हो जाता है ना, जब फेड हो जाता है तो उसको एक्वा रीजन में डुबाया जाता है। ठीक है, तो जो गोल्ड की काली लेयर है उसको साफ कर देता है। ठीक है, पर अगर ज्यादा देर डिजोल्व रखो तो पूरा का पूरा सोना ही पिघल मतलब खा जाता है। ये एक्वा रीजा, ये खास बात है। क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट जो कि एक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड। और इसको हम कहते हैं P ब्लॉक। क्या कहते हैं? P ब्लॉक में आते हैं ये। और आपको ध्यान रखना है इसके नाम, जैसे बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड कैलेरियम। ये आपको याद रखने अपनी जुबान पे। ये पूछ लिया जाता है क्या ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आपको बोलना है ये
मेटलॉइड है ये, ठीक है ना, ये याद होनी चाहिए, जबानी पूछा जाता है। चलो अब आते हैं मेटल के बारे में, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेटल के बारे में पहला ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। तो आयरन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, मैंने आपको बताई थी, तो आयरन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो आयरन ज्यादा ताकतवर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। याद नहीं आई तुमको? एक तो भाई तुम लोग पता नहीं कैसे बच्चे हो, तुमको याद नहीं रहती कोई चीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आयरन लिखा है और यहाँ पर कॉपर लिखा है, तो कौन बलवान? आयरन बलवान। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा और वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम और आगे चलते हैं। अब देखो मेटल नॉन मेटल की एक खास बात और होती है, मेटल की ना इलेक्ट्रॉन देने की आदत होती है और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की आदत होती है, और इनकी लेने लाने मतलब लेने और देने के नेचर को आप क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है ना। क्या कह देते हैं जान? आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। एक मेटल और एक नॉन मेटल आके एक दूसरे से चिपक सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है नॉन मेटल को और नॉन मेटल एक्सेप्ट करने को तैयार है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एक आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, अगर मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके देने की इस आदत को हम कहते हैं कैटायन, कि भाई वो अपने आप को दे रहा है तो हम उसे कहेंगे कैटायन, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसे माइनस से शो करेंगे और उसे हम कहेंगे एनायन, क्लियर है। चलो ये बात भी तुम्हें पता होगी, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कि मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इस चैप्टर का वो हिस्सा जो कि एग्जाम में कई बार छा गया और जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को बचपन से लेके आज तक इंटरेस्टिंग लगता है। देखो अगर मान लो तुमने कहीं जमीन पे कुछ खुदाई कर और तुम्हें मिला कॉपर, क्या मिला मेरे लाल? कॉपर। तो क्या तुम वही कॉपर उठाकर अपनी तारों में लगा सकते हो? तो आंसर है नहीं, वो तुम अपनी तारों में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो है अभी मिनरल, ठीक है ना। अभी उस मिनरल को आपको साफ करना है और साफ करके जो ये और फॉर्म में होगा। चलिए मैं एक बार ना आपको दोबारा से बताता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे लाल कि जो ओर होता है वो जमीन में मिलता है, ठीक है ना। जैसे गोल्ड का ओर हो सकता है, आयरन का ओर हो सकता है, ठीक है। अब इस ओर को जब हम साफ कर लेते हैं तो वो मिनरल बन जाता है, ठीक है। ये गोल्ड में से जो मिट्टी चिपकी हुई थी वो हटा दी, आयरन में जो मिट्टी चिपकी हुई थी वो हटा दी, तो जो मिट्टी जो गंदगी थी उसको हटाने के बाद हमें क्या मिल जाता है? मिनरल। और उसी मिनरल को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आयरन का हो, वो गोल्ड का हो, वो कॉपर का हो, उसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो ओर है इसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉइल ही चिपकी हुई हो, ठीक है ना। इसमें कुछ और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी बात जरा समझ के देखो, हमारे पास इतने सारे ये मेटल्स हैं, ठीक है। इनमें से जो कुछ ऐसे हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये एटमॉस्फेयर में पानी से, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। वहीं जो ये वाले हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, चाहे पानी हो चाहे ऑक्सीजन हो, इनसे वो आसानी से रिएक्ट नहीं होते। नेचर में एक और चीज है जो हमें मिट्टी में बहुत ज्यादा मिलती है, वो है आपके पास सल्फाइड है, आपके पास सिलिकॉन है आपके पास, ये भी रिएक्ट कर जाते हैं इन मेटल्स से, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको निकालने में बहुत मुश्किल होती है, और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके साथ क्या खास बात है कि पानी में धो दो, कहानी खत्म, वो आप यूज कर सकते हो, क्लियर है। तो ये पूरी कहानी और इसी चीज के ऊपर मामला चलना है, ठीक है। तो अब हमें मेटल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस समझना है। तो एक होंगे जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, दूसरे मीडियम और तीसरे लो। तो हम पहली जो कहानी स्टार्ट करेंगे वो हम लो से करेंगे, ठीक है। पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब वो जगह ढूंढो जहां पर आपको मिनरल मिल सकता है, ठीक है। अब उस ओर में से मेटल को निकालो, ठीक है। तीसरा
वो मेटल जो निकल गया है उसको रिफाइन करो, मतलब उसको उस शेप में लेकर आओ जिस शेप में वो इस्तेमाल हो सकता है। समझो, मान लो ऐसा चट्टान जैसा दिख रहा हो गोल्ड, अब गोल्ड अगर पत्थर जैसा दिखेगा तो उसका क्या करोगे तुम, ठीक है ना, तो वो यूज करने वाले फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब पहले आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। जैसे हमने कहा था जो यानी लो रिएक्टिविटी होते हैं ना, जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी बात करो। ठीक, उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी उसे चिपकी हुई होती है उसे हम कहते हैं गैंगी। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? गैंगी। अब गैंगी अगर मिट्टी है तो उसे साफ करने का तरीका क्या है? पानी से धो दो, खत्म कहानी। ठीक है ना, कि भैया जमीन में से निकालो, हैंड पिक करो, पानी से धो दो, ठीक है, और थोड़ा पानी में उसे फ्लोट करने दो। ठीक है, अगर उसे फ्लोटेशन होगी, थोड़ा सा वो तैरेगा, तो वो मिट्टी और साफ होगी। ठीक, अगर कोई मिट्टी फिर भी बची है तो उसको एसिड में डुबो दो, एसिड में डुबो दोगे तो जो कोई चीज चिपकी हुई होगी वो साफ हो जाएगी। क्लियर है? जैसे आप टॉयलेट को साफ करते हो कि भाई आपके जर्म्स होते हैं, उसमें आप फिनाइल डालते हो या हार्पिक डालते हो, लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हो, पानी साफ कर देते हो तो साफ हो जाता है। सेम डोज में केमिकल थोड़ा सेपरेशन करो। ठीक, नाउ अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल लो रिएक्टिविटी की बात करें, हमारे पास जो मरकरी का ओर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है। मरकरी के ओर को हम कहते हैं सिनेबार। क्या कहते हैं? सिनेबार। ठीक, लो रिएक्टिविटी में मात्र सिनेबार या कहूं मरकरी एक ऐसा है जो कि हमें एक कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, केमिकल स्टेट में मिलता है। जो गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर है वो तो जमीन से आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, पर लो रिएक्टिविटी में एकमात्र सिनेबार है या मैं कहूं मरकरी है जो प्योर नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सल्फाइड हटाते हैं इसमें से। कैसे? ऑक्सीजन से इसे रिएक्ट कराते हैं, हीट देते हैं और ये मरकरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर इसमें गैस फॉर्म में निकल जाता है। अब मरकरी ऑक्साइड ऐसे चमक रहा होता है। ठीक, चमकने के बाद क्या होता है, इस मरकरी ऑक्साइड के अंदर देखो, यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड को मैं भी यहाँ पर दिखाता हूँ, अभी 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 चलो अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मरकरी ऑक्साइड यहाँ पर बन गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये मरकरी ऑक्साइड बन गया। सेम प्रोसेस लो रिएक्टिविटी में हम कॉपर के साथ भी करते हैं। देखो इधर कॉपर में भी है, कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड में ऑक्सीजन का रिएक्शन कराई, हीट डाली, कॉपर ऑक्साइड बन गया और SO2 गैस उड़ गई। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि जो इसका इम्प्योर फॉर्म होता है, जैसे हमारे पास मरकरी ऑक्साइड थी, मरकरी ऑक्साइड में SgS की रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? SgS की रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या होगा, जो सल्फर और ऑक्साइड है ये एक दूसरे से मिल जाएंगे और मरकरी अलग मिल जाएगा और SO2 अलग मिल जाएगा। ठीक है, सेम में देखो कॉपर के साथ भी ऐसे ही हुआ है। कॉपर को कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट कराया, कॉपर मिल गया और जो SO2 है गैस बन के उड़ गया। क्लियर है? तो ये लो रिएक्टिविटी में इस तरह से हमारा काम होता है। नाउ अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी में। ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी चीज हमें मिलती है वो सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में मिलती है। क्या कह रहा हूं मेरी जान? सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में मिलती है, वहां से हमें साफ करना होता है। अब कैसे साफ करते हैं भाई? सबसे पहला काम है कि सल्फाइड कार्बोनेट को आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। जैसे अभी मैं लो रिएक्टिविटी में क्या था भाई, दोबारा याद दिला दूं। लो रिएक्टिव में क्या होता है, गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर, ये तो मिट्टी धो दो और साफ होकर आपको मिल जाएगा। पर दो लो रिएक्टिविटी के थे, वो था मरकरी और दूसरा कौन सा था, कॉपर। उसके लिए हमें सिंपल ये वाला प्रोसेस फॉलो करता है जो अभी हमने करा था। प्रोसेस क्या था याद दिला देता हूं। पहले हमने जो उसका सल्फाइड था, जो भी सल्फाइड था उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के मेटल ऑक्साइड बनाया, फिर मेटल ऑक्साइड को उसी के मेटल सल्फाइड से रिएक्ट करवाया और फिर फाइनली हमें मेटल मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। नाउ अब क्या हो रहा है कि अगर हम मीडियम वाले मेटल पे आ जाते हैं, ठीक है, तो मीडियम वाले में अगर हमारे पास सल्फाइड होता है, ठीक है, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, ये देखो जिंक सल्फाइड आपको मिला, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिंक सल्फाइड से ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दोगे तो आपको मिल जाएगा ZNO। ठीक है, अगर मान लो जिंक कार्बोनेट फॉर्म में मिला तो उसको आप सिंपल हीट करोगे, गर्म करोगे तो ये ZN ऑक्साइड बदल गया। क्लियर है? नाउ जैसे ही ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि या तो हम रोस्टिंग करें या हम कैल्सिनेशन करें। दोनों में से कोई भी प्रोसेस मिलाकर हम प्योर चीज को हम बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा प्रोसेस होता है मेनली मोटा मोटा।
आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। चलो आप जरा यहाँ पर एक बात और समझो, इसमें एक तीसरा प्रोसेस भी है। क्या तरीका है कि अगर आप इस ZnO में कार्बन से रिएक्ट करा दो तो आपका जिंक बाहर निकल आएगा और CO गैस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कि सर आपने रोस्टिंग और कार्बोनेट के बारे में, कैल्सिनेशन के बारे में कुछ बताया नहीं, वो क्या होता है। 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं सबको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। पर अभी बस आपको इतना समझना है कि जो भी हमारा मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल होता है, क्या बोला मेरे बच्चे, मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल होता है, उसकी खास बात ये होती है कि उसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम उसको साफ करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम उसमें कार्बन का रिएक्शन करा दें तो वो साफ हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, जब हम रोस्टिंग की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब हम रोस्टिंग की बात करते हैं तो जैसे आपके पास भुट्टा होता है या आपका चिकन होता है, उसे आप ढूंढते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसे तपाते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पनीर लगा हुआ है, ये आपका पनीर लगा हुआ है, तो पनीर क्या होता है, नीचे ना कोयला लगा हुआ होता है, नीचे कोयला लगा होता है और उससे क्या होती है मेरे बच्चे, फायर होती है, फायर, ठीक है ना, आग उस पे लगती है। पर इसमें ऑक्सीजन भी तो जा रही है, बात समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें ऑक्सीजन भी जा रही है। अब जब ये ऑक्सीजन जा रही है और कोयले से, आग से तप रहा है, तो ये क्या हो रही है, रोस्टिंग। क्या हो रही है मेरे बच्चे, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि आप और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप उसे बस हीट करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, कैल्सिनेशन में इसमें पपड़ी जम जाती है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, पपड़ी जम जाती है, ठीक है। और वो पपड़ी जो होती है वो टूट के Zn ऑक्साइड में बदल जाती है कैल्सिनेशन के अंदर, ठीक है। बात ध्यान रहेगी, दोबारा मैं बोल देता हूं, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए बेटा। रोस्टिंग में क्या होता है कि हवा जो बहुत सारी ऑक्सीजन दे, जैसे हम पनीर टिक्का बनाते हैं ना, जैसे हम पनीर टिक्का बनाते हैं, सेम प्रोसेस है कि नीचे से कोयले से आपको गर्मी मिलती रहेगी और यहां से ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ठीक है, और इससे आपका रोस्टिंग हो जाएगी। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हवा की हम संख्या नामात्र कर देते हैं और उसे बस गर्म करते हैं, जितनी गर्म कर सकते हैं उतना गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और वो उसकी जो आउटर परत होती है वो गिर जाती है और Zn ऑक्साइड मिल जाता है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, कार्बन से रिएक्ट कराते हैं उसे, कार्बन से रिएक्ट कराने के बाद हमें जिंक मिल जाता है। क्लियर है, चलिए यहां तक की बात हो गई। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल पे। हाई रिएक्टिविटी मेटल क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे आपने कैल्सिनेशन करा या आपने रोस्टिंग करा, वैसे अब मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका तरीका ऐसा नहीं है, आपको बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब होता है बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नमक मिला पानी से, NaCl, अब आप चाहते हो कि सोडियम मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नमकीन पानी है वो एक बोतल में रखना पड़ेगा या एक ग्लास में रखना पड़ेगा और उसमें बिजली फेंकनी पड़ेगी। तो बिजली के तार में एक ऐसी जगह होती है जहां नेगेटिव चार्ज होता है और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं सोडियम को तोड़ूं तो सोडियम में प्लस चार्ज, क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन वाला तो एनोड पे जाके चिपक जाएगा और सोडियम वाला कैथोड पे जाके चिपक जाएगा। जब वो पूरी तरह से चिपक जाए, ठीक है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लो बाहर निकाल के, तो आपको पूरा का पूरा सोडियम मिल जाएगा और यहाँ पर पूरा का पूरा कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात वो ही कह रहे हैं कि कोई भी चीज अगर हाईली रिएक्टिव है तो आपको उसमें करंट पास करना ही पड़ेगा, और करंट पास करने को हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहते हैं। चलो अब हम एक बात समझते हैं। देखो हमारे पास 3 टाइप के मेटल थे, लो रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सो लो रिएक्टिव मेटल की खास बात क्या थी कि गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर ऐसे ही पानी धो के एक्सट्रैक्ट हो जाते थे। सिर्फ इसमें कॉपर, और कॉपर के साथ क्या था यार, मैं भूलने में दिमाग से निकल गया, कॉपर और मरकरी। यस, कॉपर और मरकरी थे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि पहले इसको मेटल ऑक्साइड में बनाना पड़ता था। याद आ रहा है, पहले हम उसे मेटल ऑक्साइड में बनाते थे, फिर मेटल ऑक्साइड से फिर मेटल को हम निकालते थे, ठीक है ना, ये हमारा प्रोसेस होता था, ठीक है। नाउ मीडियम रिएक्टिविटी प्रोसेस में क्या होता था बेटा
कि हम उसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का इस्तेमाल करते थे, और हाईली रिएक्टिविटी में हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल लेते थे। क्या लेते थे? इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल लेते थे। नाउ अब आपको एक बात तो समझनी है, मान लो चाहे लो रिएक्टिविटी मेटल हो, चाहे मीडियम रिएक्टिविटी मेटल हो, चाहे हाई रिएक्टिविटी मेटल हो, ठीक है, लास्ट में हम सबको इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलना मेरे बच्चे, लास्ट में इन तीनों में अगर आपको लग रहा है इम्प्योरिटी हंसी मतलब निकली नहीं है, तो आप बिजली से इसे पास करके साफ जरूर करते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप इसे बिजली से पास करके साफ जरूर करते हो इलेक्ट्रोलाइट को, मतलब मेटल को, इससे इसमें कोई भी जो मेटल हो या कुछ भी इम्प्योरिटी हो वो निकल के प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाए वो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चल, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम एक बात और सुनो। अब जब मेटल आपके पास बाहर आ जाता है तो मेटल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता रहे। इसको बचाने के लिए या तो हमें उसे पेंट करना पड़ता है, या उसमें ग्रीस से मतलब तेल में उसको डुबोना पड़ता है, या गैल्वेनाइजेशन करनी पड़ती है। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? मान लो एक बात बताओ, मान लो ये एक ना रोटियां रखी हुई हैं, ये सारी ना रोटियां रखी हुई हैं, ठीक है, और इन रोटियों पे मैं एक बड़ा बर्तन रख दूं जो कि बहुत गर्म है। इन रोटियों पे मैं एक ऐसा बर्तन रख दूं जो कि बहुत हॉट है, तो क्या नीचे की रोटियां गर्म हो जाएंगी? हो जाएंगी सर। सर आपने क्या कहा, एक बार फिर से बताना। मैंने कहा बेटा ये रोटियां रखी हैं, ऐसे करके रोटियां रखी हैं, इन रोटियों के ऊपर भगोना रख दिया मैंने। क्या रख दिया? भगोना रख दिया। भगोना क्या है? बहुत हॉट है। तो अगर ये भगोना हॉट है तो नीचे की रोटियां गर्म होंगी नहीं होंगी? सर हो जाएंगी। गैल्वेनाइजिंग भी ऐसे ही होता है। गैल्वेनाइजिंग क्या कहता है, मान लो आयरन है, उस पे जिंक की पेंटिंग कर दो, ठीक है ना, तो जब भी ऑक्सीजन या H2O उससे कहेंगे कि हमें तुमसे भैया रिएक्ट होना है, तो भैया वो बाहर की जो लेयर है आयरन की, मतलब जिंक की, जो जिंक की कोटिंग हो रखी थी, उससे रिएक्ट करेंगे, आयरन को कुछ नहीं होने देंगे। क्लियर है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपकी ना आयरन की जो आपकी वो नहीं आती कबर्ड जो आती है पुराने वाले घरों में थी, वो है। क्लियर है? उसमें बहुत अच्छी पेंटिंग हो रखी होती है, ठीक है, इसे सालों सालों चल जाती है। चलिए अब आते हैं हम एलॉय पे। एलॉय क्या होता है? कोई भी दो मेटल लो और एक नया मेटल बना दो, उसे हम कहते हैं एलॉय। ठीक है ना? अब एलॉय की ना बहुत सारी खास बात होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ना आपके पास कॉपर, वो क्या कहते हैं, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका एलॉय का। ठीक है, जो कुतुब मीनार है वो मेनली तो वैसे आयरन का बना हुआ है, ठीक है ना, पर वो खराब ना हो, ठीक है ना, उसमें खराब ना हो, तो उसमें कई सारी चीजें डली हुई है, ठीक है, जिससे वो कभी भी आयरन खराब नहीं होता और आज भी वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज है कि अगर आप किसी भी मेटल का, मतलब आयरन के अंदर कार्बन, निकल, ठीक है ना, ये सब अगर आप डाल दो तो उसमें ना रस्टिंग नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बात है, एलॉय की खास बात होती है कि एलॉय एक मेटल की प्रॉपर्टी बदल देता है। अगर दो मेटल को एक साथ मतलब मिक्स कर दोगे तो एक जो थर्ड चीज बनेगी एलॉय, वो मेटल की प्रॉपर्टीज को बदल देगा। ठीक है, नाउ अब जरा कुछ और बात पे जाते हैं। जरा देखो, ये चीज आपकी ना एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो प्योर गोल्ड होता है उसे हम 24 कैरेट गोल्ड में काउंट करते हैं। मतलब 24 कैरेट मतलब 100% प्योर, ठीक है, और ये इतना सॉफ्ट होता है कि आप हाथ से तोड़ सकते हो। ठीक है, बट अगर आप इंडिया में कहीं भी जाओगे और कहोगे मुझे 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, तो कोई आपको देगा नहीं, वो आपको देगा 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड क्यों देगा वो? क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड इतना मजबूत होता है कि वो टूटे ना, और उसमें जो 2 कैरेट होता है उसमें आपका सिल्वर और कॉपर का एलॉय मिला होता है, और सिल्वर और कॉपर के इस एलॉय की खास बात क्या होती है, गोल्ड जैसा दिखता है और मजबूती दे देता है गोल्ड को, तो सॉफ्ट नहीं रहता। ये बात याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमें 24 कैरेट गोल्ड क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो हमें कितना मार्केट में मिलता है? हमें मिलता है 22 कैरेट गोल्ड।
22 कैरेट के अंदर जो 2 कैरेट होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कॉपर एंड सिल्वर का। ठीक है ना, ये बात याद रखनी। क्यों डला होता है कॉपर सिल्वर? इससे गोल्ड में स्ट्रेंथ आ सके। क्या आ सके मेरी जान? स्ट्रेंथ आ सके। ठीक है, चलिए याद तक की बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पर खत्म करते हैं। पहला सवाल है, विच मेटल्स यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग ना हो तो किस मेटल का इस्तेमाल करा जाता है? जिंक का। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। वेरी गुड। कौन सा नॉन मेटल यूज होता है मेकिंग फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर बनाने में कौन सा मेटल यूज होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आंसर लिखे हुए हैं अभी फिलहाल, तो आपको इसी से करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं अगली बार चेंज कर दूंगा। What property of non-metal make them valuable in the semiconductor? सेमीकंडक्टर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे वो बहुत ही वैल्यूएबल बन जाए? तो उसमें वेरिएबल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब जब हम चाहें तो कंडक्टिविटी बढ़ जाए, जब हम चाहें उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाए। ठीक है ना, ओके। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो यूज होता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? ठीक है ना, वल्कनाइजेशन क्या होता है? वल्कनाइजेशन का मतलब बेटा होता है कि किसी भी रबड़ की जो आप प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, उसको आप बढ़ा दो। तो इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए सल्फर नाम का नॉन मेटल इस्तेमाल होता है। एक और देखिए, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के फॉर्म में काम आता है? वो है कैडमियम। कौन सा बेटा? कैडमियम, याद रखना। ठीक है, अगला है, कौन सा ऐसा मेटलॉइड है विच ऑफ दीज एलिमेंट इज मेटलॉइड? इनमें से कौन सा मेटलॉइड है? तो इसमें मेटलॉइड क्या है? बोरॉन। सबसे पहला मेटलॉइड है, सबसे छोटा मेटलॉइड है। अगला देखिए, कौन सा विच कॉमनली यूज टू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड ओर? कॉपर ऑक्साइड ओर से निकालने का तरीका है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि मान लीजिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड मिला आपको, तो कॉपर ऑक्साइड को बाहर निकालने के तरीके को हम कहते हैं लीचिंग। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको रोस्टिंग पढ़ाया, मैंने इलेक्ट्रिसिस पढ़ाया, मैंने ना आपको स्मेल्टिंग पढ़ाया, ना मैंने आपको लीचिंग पढ़ाया। आप समझिए स्मेल्टिंग क्या होता है। देखो, जो हमारा लीचिंग होता है ना, सॉरी स्मेल्टिंग होता है। स्मेल्टिंग का मतलब होता है जिसमें मेल्टिंग और हीटिंग दोनों का इस्तेमाल करा जाए। क्लियर है? ये होता है स्मेल्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ठीक, अगला देखिए, which metal is used to obtain by reduction of its oxide using the carbon? अगर मान लीजिए आप यहाँ पर Zn ऑक्साइड बना हुआ था, इसमें अगर आप कार्बन को मिला देंगे तो आपको क्या मिलता है? Zn मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मेटल लगा हुआ है? Zn लगा हुआ है। यही बात पूछ रहा है वो कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसके ऑक्साइड में अगर हम कार्बन डाल दें तो हमें Zn मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो वो कौन सा है? जिंक। ठीक है, बस खत्म। सारी चीजें मैंने आपकी कदम करा दी हैं। याद रखिए कि आपकी साइंस की क्लास अब चल रही है पूरे मैराथन फॉर्म में। सारी चीजें आपकी खत्म करा दी जाएंगी। पहले मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज कराने के बाद मैं मेरे बच्चे मैराथन क्लास कराऊंगा। क्या कराऊंगा मेरे बच्चे? मैराथन क्लास। ठीक है, क्लासेस आपकी आ रही हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। प्लीज मेक श्योर अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो यार, मुझे व्यूज का इतना लालच नहीं है, पर जो कमेंट्स होते हैं जब आप लिखते हो कि यार मुझे पढ़ के मजा आ गया, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो मेक श्योर कि आप कमेंट जरूर करें। आई एम वेटिंग फॉर योर वर्ड्स। जब आप कहोगे कि सर इतना प्यारा लेक्चर, बस यही मुझे सुनना है। बाकी यह सिलेक्शन हो जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहो तो ये कि हमारी ना एक ऐप है जिसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। उस ऐप की खास बात यह है कि वहां पर आपको ना फ्री टेस्ट मिलता है। क्या मिलता है मेरे बच्चे? फ्री टेस्ट। वो जो फ्री टेस्ट है, उस फ्री टेस्ट से आप जो भी चैप्टर पढ़े, फॉर एग्जांपल आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, नॉर्मली आप क्या करते हो, टेक्स्ट बुक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो कि चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए, पर मैं कह रहा हूं आप यहां से हमारे फ्री में ले सकते हो। ठीक है ना, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, आपको ऐप में ही पता लगेगा भाई ऐप में क्या क्या चीजें हैं बाकी। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार। मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, और तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें PDF
और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।